आज के इस गहन विश्लेषण में एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही गहरी गलतफहमी पर चर्चा की जाएगी। हाँ, और ये एक ऐसी धारणा है जो समाज में बहुत ही मजबूती से स्थापित हो चुकी है। बिल्कुल। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अदालत का कोई भी आदेश, विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता या जिसे हम आम भाषा में CRPC कहते हैं, जी, उसकी धारा 125 के तहत जो भरण पोषण या मेंटेनेंस का आदेश होता है। हाँ वही, तो लोगों को लगता है कि एक बार ये आदेश आ गया तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। सही कहा। ऐसा मान लिया जाता है कि एक बार जज साहब का हथौड़ा बज गया तो फिर समय का पहिया पीछे नहीं घुमाया जा सकता। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं जिनमें कई कानूनी फैसले और रिसर्च शामिल हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। और आज का हमारा लक्ष्य इसी भ्रम को तोड़ना है कि कानून में कुछ भी अंतिम और अपरिवर्तनीय है, खासकर तब जब उसमें सच्चाई की कमी हो। देखिए, ये एक ऐसी गलतफहमी है जो लोगों के मन में बहुत गहरे तक बैठी हुई है। अक्सर लोग कानूनी प्रक्रियाओं को एक तरफा रास्ता मान लेते हैं, जैसे कि एक बार जो फैसला हो गया वो हो गया। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन कानूनी दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि कानून की नज़र में कोई भी ऐसा आदेश स्थायी नहीं हो सकता जिसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हो। भारतीय न्याय प्रणाली मुख्य रूप से सत्य और निष्पक्षता पर काम करती है। अगर किसी मामले में भरण पोषण का आदेश झूठे तथ्यों के आधार पर लिया गया है तो उस आदेश को चुनौती देने और उसे पूरी तरह से पलटने के बहुत ही मजबूत उपाय कानून में मौजूद हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब CRPC की धारा 125 का जिक्र आता है तो हम जानते हैं कि इसका मूल उद्देश्य आश्रितों को वित्तीय सहायता देना है। हाँ, ये समाज में एक तरह का सुरक्षा जाल बनाने के लिए है ताकि कोई असहाय न रहे। लेकिन जब इसी सुरक्षा जाल का इस्तेमाल तथ्यों को छिपाकर या अदालत को गुमराह करके किया जाता है तो कानून चुप नहीं बैठता। एकदम सही। हमारे स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि अगर अदालत को ये पता चल जाए कि फैसला सुनाते वक्त उसके सामने भ्रामक जानकारी पेश की गई थी तो वो अपने ही फैसले की दोबारा समीक्षा कर सकती है। इसे इस तरह से देखना चाहिए कि अदालतें किसी भी फैसले को सिर्फ इसलिए ढोती नहीं रहती क्योंकि वो एक बार सुनाया जा चुका है। न्याय प्रणाली की असली ताकत तो उसकी गलतियों को सुधारने की क्षमता में है। बिल्कुल। जब अदालत को ये एहसास होता है कि उसके मंच का इस्तेमाल किसी ने धोखाधड़ी करने के लिए किया है तो वो उस झूठे आदेश का बचाव नहीं करती, बल्कि वो सच्चाई का बचाव करती है जिसे छिपाया गया था। हाँ, जब भी कोई न्याय मांगने अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो कानून ये उम्मीद करता है कि वो स्वच्छ हाथों से आए, कोई भी बात छिपाई ना जाए। और अगर इस नियम को तोड़ा जाता है तो अदालत के पास अपने ही निर्णय को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सुरक्षित रहता है। यह मामला वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अब हम केवल CRPC तक सीमित नहीं हैं। हाँ, हमारे स्रोत हमें साक्ष्य के मूल सिद्धांतों की तरफ ले जाते हैं, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम या जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, उसकी धारा 44। ये धारा एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की तरह है। लेकिन इसे समझने से पहले अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, डिक्री। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? डिक्री को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये अदालत का वो अंतिम फैसला या औपचारिक आदेश होता है जो किसी मामले में दोनों पक्षों के अधिकारों को तय करता है। ठीक है, और यहीं पर एविडेंस एक्ट की धारा 44 की भूमिका अहम हो जाती है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई भी निर्णय, आदेश या डिक्री धोखाधड़ी से या फिर आपसी मिलीभगत से हासिल की गई है तो उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं रह जाती। बिल्कुल। विधिक जगत में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। धोखाधड़ी हर चीज को दूषित कर देती है, या कह सकते हैं कि हर चीज को शून्य कर देती है। धोखाधड़ी हर चीज को शून्य कर देती है। ये सुनने में बहुत ही भारी भरकम लगता है। इसे समझने के लिए क्या कोई रोजमर्रा का उदाहरण लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। इस कानूनी सिद्धांत को एक गगनचुंबी इमारत के निर्माण से समझा जा सकता है। अच्छा, एक इमारत। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी है। बाहर से देखने में वो एकदम भव्य है,
शीशे चमक रहे हैं और उसका ढांचा बहुत मजबूत लग रहा है। और ये इमारत उस अदालती आदेश की तरह है जो सुनाया जा चुका है। एकदम सही पकड़ा। लेकिन अगर उस इमारत की नींव ही नकली सीमेंट और जंग लगे लोहे से बनाई गई हो, मतलब वो आदेश झूठे तथ्यों और धोखाधड़ी पर आधारित हो, हाँ, तो वो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसका गिरना तय है। कानून की नजर में उस इमारत का कोई वजूद है ही नहीं। क्योंकि नींव में की गई धोखाधड़ी पूरी इमारत के अस्तित्व को ही खत्म कर देती है। बिल्कुल। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। इमारत की नींव यानी वे तथ्य जो जज साहब की मेज पर रखे गए थे। और अगर नींव ही झूठी है तो फैसला भी टिक नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि कानून की नज़र में धोखाधड़ी या फ्रॉड का पैमाना क्या है? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मान लीजिए किसी मामले में एक पक्ष ने अपनी मासिक आय 50,000 रुपए की जगह गलती से 48,000 रुपए बता दी, तो क्या ये भी उस इमारत को गिराने वाला फ्रॉड माना जाएगा? यहीं पर बारीकी समझने की जरूरत है। कानून छोटी मोटी मानवीय भूलों और जानबूझकर किए गए बड़े छलावे के बीच बहुत साफ अंतर करता है। मतलब अगर अज्ञानतावश कोई गलती हुई हो। हाँ, अगर किसी ने अज्ञानतावश या टाइपिंग की गलती से अपनी आय थोड़ी बहुत कम ज्यादा बता दी है, जिससे फैसले के मुख्य आधार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो अदालतें उसे फ्रॉड की श्रेणी में नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन फ्रॉड तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता है जिसके आधार पर पूरा फैसला टिका हो, जिसे मटीरियल फैक्ट कहते हैं। सही कहा। जैसे कोई ये दावा करे कि वो बेरोजगार है जबकि वो किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो। ये तो एक सोची समझी चाल है अदालत को गुमराह करने की। एकदम। तो इस सब का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ ऐसा बड़ा धोखा हुआ है तो वो बस अदालत में जाए और जज साहब के सामने खड़े होकर कहे कि सामने वाले ने झूठ बोला है? हाँ, क्या अदालत तुरंत उस पुराने आदेश को रद्द कर देगी? ऐसा सोचना एक और बड़ी गलतफहमी होगी। कानूनी प्रक्रिया इतनी सीधी या सिर्फ दावों पर चलने वाली नहीं होती। सिर्फ ये आरोप लगा देना कि मेरे साथ धोखा हुआ है किसी भी फैसले को पलटने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अदालतों में भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर बात होती है। अगर किसी को ये साबित करना है कि भरण पोषण का आदेश धोखाधड़ी से लिया गया है तो उसे उस झूठ को कागजों पर प्रमाणित करना होगा। हाँ, हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दावों और सबूतों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। स्रोत सामग्री में आय छिपाने या संपत्ति के बारे में झूठ बोलने के कई उदाहरण दिए गए हैं। और आज के डिजिटल युग में तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि अदालत में एक पक्ष कहता है कि उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, वो पाई पाई को मोहताज है, और अदालत उसके पक्ष में एक मोटी रकम मेंटेनेंस के रूप में तय कर देती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो व्यक्ति इंस्टाग्राम पर मालदीव या स्विट्जरलैंड की छुट्टियों की तस्वीरें डाल रहा है, तो क्या ऐसे में दूसरे पक्ष के लिए साबित करना आसान हो जाता है? डिजिटल फुटप्रिंट ने आज के समय में झूठ को पकड़ना थोड़ा आसान जरूर कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। मतलब सिर्फ तस्वीरें काफी नहीं हैं। मालदीव की छुट्टियां या महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीरें एक संकेत हो सकती हैं, लेकिन अदालत सिर्फ सोशल मीडिया की तस्वीरों के आधार पर फैसला नहीं पलटती। तो वो तस्वीरें सिर्फ एक सुराग हैं? बिल्कुल। असली काम तब शुरू होता है जब उन सुरागों के आधार पर ठोस वित्तीय दस्तावेज जुटाए जाते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री। हाँ, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न और किसी गुप्त व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन पेपर्स। जब इस तरह के अकाट्य साक्ष्य अदालत के सामने आते हैं तब जाकर यह साबित होता है कि व्यक्ति वास्तव में अच्छी खासी कमाई कर रहा था और उसने जानबूझकर अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। ये बहुत ही अहम बात है कि सिर्फ सुराग होना काफी नहीं है, अदालत को सबूत चाहिए। एक बार जब कोई व्यक्ति अदालत में अपनी संपत्ति का हलफनामा देता है तो वो कसम खाकर सच्चाई बताने का वादा करता है। और अगर वो अपनी कई संपत्तियां या किसी अच्छी नौकरी की बात छिपा लेता है और अदालत की सहानुभूति बटोरकर फैसला अपने हक में कर लेता है, तो ये सिर्फ दूसरे पक्ष के साथ धोखा नहीं है, ये तो सीधे तौर पर अदालत की प्रक्रिया का मखौल उड़ाना हुआ। बिल्कुल। और जब इस तरह का छल अदालत की पकड़ में आता है तो जज सिर्फ एक पीड़ित पक्ष के नजरिए से नहीं सोचते, वे ये भी देखते हैं कि न्याय की कुर्सी का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए जब पुख्ता सबूत सामने आते हैं तो अदालतें ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेती हैं। वे उस धोखाधड़ी को अपने अधिकार क्षेत्र पर किए गए हमले की तरह देखती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चुनौती है जो अक्सर लोगों के सामने आती है। वो क्या?
कई बार लोगों के पास सारे सबूत होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होते हैं, बिजनेस के कागज होते हैं, लेकिन फिर भी वे केस हार जाते हैं या पुराना फैसला नहीं पलटवा पाते। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी के पास मालदीव के ट्रिप की टिकट है, बैंक खाते की पूरी जानकारी जो साबित करती है कि धोखाधड़ी हुई है, तो क्या बस वे कागज लेकर जज साहब को दिखाए जा सकते? हाँ। यहाँ वो कौन सी कड़ी है जो छूट रही है? यदि हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो वो कड़ी है सटीक ड्राफ्टिंग और मामले को पेश करने का तरीका। अदालत के पास सच्चाई जानने की कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है। और ना ही अदालत अनौपचारिक बातचीत पर फैसले सुनाती है। हमारी न्याय प्रणाली एक तय प्रक्रिया के तहत काम करती है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास दुनिया भर के सबूत भी मौजूद हों, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग या मामले को लिखने का तरीका कमजोर है, तो उन सबूतों का कोई खास फायदा नहीं होगा। कानूनी प्रक्रिया में ये बहुत जरूरी है कि हर एक तथ्य को, हर एक सबूत को सही कानूनी धाराओं के तहत अदालत के रिकॉर्ड पर लाया जाए। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ सबूत जुटा लेना ही आधी लड़ाई है, बाकी आधी लड़ाई उस सबूत को सही तरीके से पेश करने की है। स्रोत सामग्री में स्पष्ट तथ्यात्मक विवरण का जिक्र किया गया है। हाँ, जिसे फैक्चुअल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अदालत की अपनी एक अलग भाषा होती है, दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की भाषा। जज साहब केवल वो ही देख सकते हैं जो फाइल में विधिवत तरीके से दर्ज किया गया हो। सटीक कहा। ड्राफ्टिंग की भूमिका किसी कुशल शिल्पकार जैसी होती है, जो बिखरे हुए सबूतों को जोड़कर एक ठोस कहानी बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी पुराने भरण पोषण के आदेश को यह कहकर चुनौती देता है कि वो धोखाधड़ी से हासिल किया गया था, तो उसे बिंदुवार तरीके से ये दिखाना होता है कि पिछले आदेश में अदालत के सामने कौन सा झूठ बोला गया था, असल सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को साबित करने वाले सबूत क्या हैं। ये सब बहुत ही स्पष्ट रूप से याचिका में लिखा होना चाहिए। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि दूसरे पक्ष को भी पता होना चाहिए कि उस पर क्या आरोप लग रहे हैं, ताकि वो अपना बचाव कर सके। ये न्यायपालिका के कामकाज को लेकर एक बहुत ही गहरी समझ देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अदालतें केवल फैसलों की मशीनें हैं, लेकिन वास्तव में वे पारदर्शिता और प्रमाणित साक्ष्यों के खंभों पर टिकी हैं। और जब कोई इन नियमों को तोड़कर झूठ के सहारे कोई आदेश पा लेता है, तो वो पूरी न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर चोट करता है। यही कारण है कि अदालत के पास न केवल उस झूठे आदेश को निरस्त करने का अधिकार है, बल्कि ये उसका कर्तव्य भी बन जाता है कि वो सच्चाई को बहाल करे। और ये समाज के लिए बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात है। आज के सूचना के युग में जहां कभी-कभी झूठ बहुत तेजी से सच का रूप ले लेता है, ये जानकारी कानूनी व्यवस्था में एक गहरा विश्वास जगाती है। ये बताती है कि सिस्टम इतना भी अंधा नहीं है कि एक बार झूठ की बुनियाद पर कोई फैसला दे दिया जाए तो उसे कभी सुधारा ना जा सके। न्याय प्रणाली के पास अपनी गलतियों को सुधारने और सत्य को वापस स्थापित करने का एक बहुत ही पारदर्शी और मजबूत तंत्र है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमारे स्रोतों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यह है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश कोई ऐसी लोहे की जंजीर नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। अगर कोई आदेश पूरी सच्चाई के साथ हासिल किया गया है, तब तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि उस फैसले की जड़ में तथ्यों को छिपाने की साजिश थी या किसी तरह का गंभीर कपट था, तो कानून उसे कोई सुरक्षा नहीं देता। अदालतें ऐसे आदेश की दोबारा समीक्षा कर सकती हैं और उसे हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। ये उन सभी को एक उम्मीद देता है जो सोचते हैं कि अदालत में एक बार जो हो गया सो हो गया। ज्ञान और सही जानकारी से बड़ी बड़ी बाधाएं पार की जा सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है जब हम इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम प्रभाव के बारे में सोचते हैं। कैसा प्रभाव? मान लीजिए कि सारे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में ये साबित हो जाता है कि भरण पोषण का आदेश पूरी तरह से धोखाधड़ी का नतीजा था, और अदालत उस आदेश को रद्द भी कर देती है, उसे शून्य घोषित कर देती है। लेकिन उस झूठे आदेश के लागू रहने के दौरान जो समय बीता, उसका क्या? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। अगर कोई आदेश 2 साल तक लागू रहा और वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित था, तो उस झूठे आदेश के तहत जो रकम हर महीने चुकाई गई, क्या कानूनी और नैतिक रूप से वो रकम वापस नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो इमारत ही गैरकानूनी थी और उसे गिरा दिया गया है,
तो उस इमारत का किराया कैसे जायज हो सकता है? क्या धोखाधड़ी करने वाले को वो पैसा वापस करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? ये न्याय के वास्तविक अर्थ पर विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरी और खुली बहस का विषय है, जो कानूनी किताबों से बाहर निकलकर सीधे समाज की नैतिकता से जुड़ता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम यहीं विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया कि कानून में सच्चाई की हमेशा गुंजाइश रहती है। इसी विचार और जिज्ञासा के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहना और सवालों की गहराई में उतरते रहना हमेशा फायदेमंद होता है।